कहा जाता है कि पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, लेकिन भोपाल नगर निगम इस पर यकीन नहीं करता। बिजली बिल जमा न करने के कारण हाल ही में शहर की स्ट्रीट लाइट बंद थी। इसके बाद भी नगर निगम जनता के पैसे लुटा रहा है। नगर निगम ने फूल के लिए 1.5 करोड़ का टेंडर निकाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नगर निगम के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी सुविधा या यह सजावट? भोपाल की कई सड़कें हाल ही में अंधेरे में डूबी थीं। शहर की 40 से ज्यादा इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स की बत्ती गुल थी। नगर निगम बिजली बिल जमा नहीं कर पाया था, इससे पावर की सप्लाई काट दी गई। सड़कों पर सुरक्षित सफर के लिए स्ट्रीट लाइट बेहद जरूरी है और अगर इसके लिए बिजली का बिल नहीं भरा जा सका तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नगर निगम के पास पैसे नहीं। लेकिन अब जरा यह टेंडर देखिए। जिस नगर निगम के पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं, उसकी तरफ से हार फूल के लिए 1.5 करोड़ का टेंडर निकाला गया है। यह टेंडर सेमिनार, कार्यक्रम, बैठक, माल्यार्पण ऐसे आयोजनों में फूलों के लिए निकाला गया है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा है कि निगम को इस कार्य की कितनी आवश्यकता है, इसकी जांच की जाएगी। ये विषय संज्ञान में लाया गया। मैं अधिकारियों से चर्चा करके पूरे टेंडर की विषय वस्तु, उसकी डिटेल जानकारी लेता हूँ। नगर निगम को इस काम की कितनी आवश्यकता है, इसकी भी जांच करते हैं। नगर निगम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। ऐसे में फूलों के लिए 1.5 करोड़ रुपए के टेंडर में सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष से पैसे का दुरुपयोग बता रही हैं। उनका कहना है कि नगर निगम जनता को मूलभूत सुविधाएं दे नहीं पा रही, टैक्स वसूला जा रहा है तो उसका इस्तेमाल जनता की सुविधाओं के लिए किया जाना चाहिए। जनता को मूलभूत सुविधा दे नहीं पा रहे, सड़क टूटी हुई पड़ी है, सीवेज सिस्टम खराब है, पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है। ऐसी स्थिति के अंदर हम नगर निगम का पैसा बर्बाद करना कहीं से उचित नहीं है। कमिश्नर नगर निगम को चाहिए, जब नगर निगम के अंदर कोई पैसा नहीं है तो 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर निकालना अवैधानिक, अनुचित है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है और इस दुरुपयोग करने के लिए नगर निगम नहीं है और टैक्स वसूल कर रहे हो तो पहले जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखें और ये तत्काल प्रभाव से इस टेंडर को कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब हम नगर निगम के अंदर पैसे की कोई इनकम नहीं है और हम किसी को हार पहनाएं, माला पहनाएं या उनको बुके दें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ये जनता का पैसा है और अगर किसी को मान सम्मान या कुछ भी देना है तो वो खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करे। नगर निगम का पैसा इसलिए नहीं है कि आप है ना फूल मालाओं में बर्बाद कर दें या खाने पीने पर बर्बाद कर दें। ये बहुत अवैधानिक है, प्लस आर्थिक अनियमितताएं हैं ये नगर निगम की, जो कि क्राइम की कैटेगरी में आती है। जनता को बेहतर सुविधाएं देने के नाम पर नगर निगम टैक्स वसूलता है, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रीट लाइट की बत्ती तक गुल हो जाती है और नगर निगम फूलों के लिए 1.5 करोड़ का टेंडर निकाल रहा है। नगर निगम के लिए जनता की सुविधाओं से ज्यादा सजावट जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अद्भुत है भोपाल नगर निगम। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, बहुत अद्भुत है भोपाल नगर निगम। लाखों का नाश्ता पार्षद कर जाते हैं, बिजली बिल के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फूल मालाओं का टेंडर 1.5 करोड़ का। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने सही कहा। नगर निगम इस समय कर्जे में डूबा है और उसका जो खजाना है लगभग खाली हो चुका है। अगर बात करें तो नगर निगम के पास अभी बिजली विभाग का 24 करोड़ रुपए का जो बकाया है उसे जमा करने के भी लाले पड़े हुए हैं। उसके बावजूद नेताओं के आओ भगत सत्कार और उनके सम्मान के लिए जो मालाएं हैं, फूल मालाओं को खरीदने का एक टेंडर दिया गया है जिसकी राशि 1.5 लाख रुपए है। हालांकि ये फिजूल खर्ची है क्योंकि इसकी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। कोई ऐसे जो पॉलिटिकल में यूज होती है सूत की माला है, उनका स्थान ये फूल माला ले सकती है, क्योंकि 5 मिनट के लिए इनका यूज होता है, उसके बाद ये कचरे में चली जाती हैं, जिस पर 1.5 लाख रुपए अभी का एक अनुमानित टेंडर निकाला है। हालांकि इससे राशि बढ़ भी सकती है। तो ये जो फिजूल खर्ची नगर निगम हर साल करता है, इस पर रोक लगाने के लिए नगर निगम को सोचना होगा कि इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकले, क्योंकि 1.5 लाख की जो अगर बात करें तो इतनी बड़े पैमाने पर जो ये टेंडर निकाला है राशि का, तो कह सकते हैं कि ये फिजूल खर्ची है और नगर निगम को लेकर कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में भी आ चुके हैं कि इस तरह के फायदे किसको पहुंचाने के लिए टेंडर निकाले गए हैं। ललित।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब जरा पैक की बात कर ली जाए। शराबबंदी छत्तीसगढ़ में बड़ा सियासी मुद्दा है। कवर्धा के 3 ग्राम पंचायतों ने इसे सामाजिक सरोकार बना दिया। कैसे शराबबंदी होती है यह पंचायतें सिखाएंगी। पंचायतों ने शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और पैक पर तो पाबंदी है ही। शराब के शौकीनों के लिए ग्राम पंचायत का आवश्यक संदेश। अगर अगली बार जाम छलकाने का मूड हो तो जेब गर्म रखिएगा। पीने पिलाने का काम भले ही सस्ते में निपट जाए, लेकिन अगर पकड़े गए तो गिलास हजारों का टूटेगा। जुर्माने की रेट लिस्ट देख लीजिए। शराब बिक्री करते पकड़े गए तो 25,000, खरीदते पकड़ में आ गए तो 10,000। जो होशियार ये सोचते हैं कि रूल तो गांव में शराब की बिक्री और खरीदी को लेकर है, बाहर से पीकर आने पर तो कोई रोक नहीं। ग्राम पंचायत ने ऐसे लोगों का भी तोड़ निकाला है। अगर कोई बाहर से शराब पीकर गांव में झगड़ा करता है तो उससे भी 10,000 वसूले जाएंगे। कवर्धा की 3 ग्राम पंचायतों भागुटोला, जेवड़न और मैनपुरी ने लिया है शराबबंदी का यह सख्त फैसला। इन ग्राम पंचायतों ने शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इन ग्राम पंचायतों की सख्ती सिर्फ शराब पर नहीं, जुआ और सट्टे पर भी है। यहाँ सट्टे और जुए पर भी रोक लगा दी गई है। इसके लिए भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जो सट्टा खिलाएगा उससे 25,000, जो खेलेगा उससे 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। जुआ खेलते पकड़े जाने पर भी 10,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देश में कानून तो कई हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार इन्हें लागू करने में दिक्कतें आती हैं। ग्राम पंचायतों ने इसका भी प्रबंध किया है। जो भी ग्राम पंचायत के नियमों को तोड़ेगा उससे जुर्माना लिया जाएगा और जो इन नियमों को लागू करने में मदद करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। शराब खरीदने या बिक्री करने, सट्टा और जुआ की जानकारी देने पर भी इनाम तय किया गया है। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सियासत खूब की जाती है। जुआ और सट्टे पर भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन इन ग्राम पंचायतों ने समाज की भलाई के लिए खुद से पहल की है और शराब सट्टे पर करारा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खजाने की खोज, दरअसल ये शब्द ही ऐसा है कि अंदर से स्वतः खुजली उत्पन्न कर देता है। आपने देखा होगा अतीत में कई मंत्री ऐसे रहे जो अपने महकमे से खजाना खुजवाते रहे, लेकिन आज खजाने की बात कुछ और करेंगे। छत्तीसगढ़ के कुदरती खजाने की बात भी करेंगे और बात उस खजाने की भी होगी जिसे खोजने के लिए लोग लालच तक गांव वालों को देते हैं। शुरू करते हैं खजाने की खोज। दूर है गांव, जाना है पांव पांव। जानवरों की आहट, हरियाली की सजावट, खजाने की खोज, देवी का क्रोध। घना जंगल, ऊंचा पहाड़, अब सैलानियों का इंतजार। तो बालोद जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा है देव पांडुम गांव। जंगलों और पहाड़ियों से घिरा एक गांव, यहां पहुंचना लगभग नामुमकिन सा नजर आता है और यहीं पहुंचा है न्यूज़ 18। शुरू करते हैं रहस्य और रोमांच से भरा यह सफर। बालोद जिले की रजही पंचायत का आश्रित गांव देव पांडु, जहां तमाम दिक्कतों को हराकर पहुंचा जा सकता है। आज इसी गांव की सैर पर हैं आप। सबसे पहले तो इस गांव का नाम ही अपनी तरफ खींचता है। गांव के बुजुर्गों का दिया हुआ अटपटा नाम है देव पांडु, जिसके मायने होते हैं बहुत सारे देवताओं का वास।
राजधानी और जिला मुख्यालय में इस गांव के बारे में सुनेंगे तो इसका रोमांच और रहस्य आपको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन यहां पहुंचना उतना ही दुर्गम। घनघोर जंगल में कुसुम कसा से 8 किलोमीटर तक बाइक की सवारी, घनी हरियाली, विशाल पहाड़ और उससे फूटते जल स्रोत थकने नहीं देते। और बारिश के दिनों में तो मानिए पानी के मोतियों से कुदरत कोई मास्टरपीस बना देती हो। यह है बालोद जिले के घनघोर जंगलों में बसा देव पांडुम गांव और यहाँ पर चट्टाने भी है और चट्टानों के बीच में मंदिर भी। काफी दूरी पर मंदिर है, लगभग 3 किलोमीटर हमको पैदल सफर करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अंदर जाकर, जंगल के अंदर जाकर कि किस तरह का मंदिर है और किस तरह की गुफाएं हैं, इसका क्या कुछ रहस्य है। झरने और चट्टानों के बाद 3 किलोमीटर का पैदल सफर, क्योंकि सड़कें सुदूर गांव तक जाने से इनकार कर देती हैं। फिर सहारा होता है पगडंडियों का। गांव से कोई साथी मिल जाए तो बेहतर, क्योंकि जंगल का रास्ता चलने से ज्यादा समझने पर पूरा होता है। पहला ठिकाना था जंगल के बीचों बीच बनी बाघ खोल गुफा। कहा जाता है सालों पहले ये बाघों के रहने का ठिकाना था। समय के साथ बाघ विलुप्त होते चले गए, लेकिन गांव वालों की आस्था बची रही। घनघोर जंगल में 2 नाले पार करते वक्त पता ही नहीं चला कि 5 किलोमीटर दूर पहुंच गए। 5 किलोमीटर लंबे सफर के बाद जंगल के बीचों बीच बने इस गुफा में हम पहुंच चुके हैं। काफी चट्टाने थी और घनघोर जंगल था और जंगलों को हम पार करते हुए इस जंगल के बीच में पहुंचे। इस गुफा में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के देवी देवता रहते हैं। आइए चलते हैं इस गुफा के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या कुछ है। इस दुर्गम गुफा के अंदर जाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पहले ग्रामीणों की आस्था जान लेते हैं। किताबों में लिखे इतिहास से इतर ग्रामीण कौन सा इतिहास बताते हैं, जानने योग्य है। खास बात यह कि कुदरत के उपासक हर जगह देवता खोजते भी हैं, पूजते भी हैं। आसपास के इलाकों में बहुत सारी देवी देवताओं के होने की जानकारी मिली। जंगल के में तो वहाँ बहुत बड़े बड़े देवी है। वहाँ राव रहते हैं, पाट रहते हैं। ऐसे देवी देवता तो अभी सात बहनी कहना मन तो अभी तुम्हारे सामने झरना वाली धारा वाली 7 बहनी वहीं रहते हैं। बाघ खोल गुफा के आसपास मूर्ति रखी हुई है। आपके लिए बहुत सामान्य सी नजर आने वाली मूर्ति गांव के लिए आस्था का आसमान है। गुफा के अंदर जाने पर 3 रास्ते नजर आते हैं। इनमें से एक रास्ता बाहर को निकलता है, बाकी 2 बहुत सकरे हैं। गांव वालों का दावा है कि गुफा का दायरा करीब 1 किलोमीटर है। लोग ये भी दावा करते हैं कि लोग अंदर तो जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पाते। गुफा के अंदर काफी सकरा था, जहां जाना असंभव था। इसीलिए शायद किसी ने अब तक इस गुफा के अंदर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अंदर जा पाना संभव नहीं है। हालांकि 2 दरवाजे ऐसे थे जहां से अंदर जाया जा सकता था और तीसरा दरवाजा जो है वो गुफा के दूसरे छोर से निकलता है, बाहर का रास्ता दिखाता है और वही बाहर के रास्ते पर हम पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ पर काफी सारे देवी देवता जो हैं वो यहाँ पर वास करते हैं। बियावान जंगल के बीच एक गांव और उसमें गुफा। इसके अलावा एक खजाने का किस्सा भी है जो ग्रामीण सुनाते हैं। इस खजाने के पीछे की सनक भी लोग बताते हैं। किसी यहाँ पे हंडा है, ऐसे करके सब बाहरी लोग आते हैं और छुप करके गड्ढा खोद के ही चले जाते हैं। जिस समय हम एक बार आए थे तो 32 लोग यहाँ उत्खनन कर रहे थे। उस समय 32 लोग से हमारा वाद विवाद भी हुआ। इस गांव का सफर अभी बाकी है कि कैसे लालच में आकर खजाने को पाने की कोशिश होती है और कुदरत खुद अपना हिसाब करती है। आस्था के साथ साथ राजा साई की कहानी भी दिलचस्प है। बने रहिए हमारे साथ। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18, बालोद। बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए माई दंतेश्वरी सिर्फ एक आराध्य नहीं है, इससे ज्यादा है। उनके स्वरूप न सिर्फ दुख हरते हैं बल्कि न्याय भी करते हैं। इसी गांव के पास दावा किया जाता है कि अंग्रेजों से बचाने के लिए खजाना छिपाया गया और इसे ही लूटने की बार बार कोशिश की जाती है। गुफा से निकलकर फिर हम जंगल की ओर निकल पड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई साल पहले राजा साय ने अपना खजाना यहां छिपाया था। लोगों का कहना है कि अंग्रेजी लूटपाट से बचने के लिए राजा साय ने देव पांडुम के जंगल में एक बावड़ी बनाकर अपना खजाना छिपाया और फिर माई दंतेश्वरी की स्थापना की।
ग्रामीणों से कहा कि यहाँ निरंतर पूजा पाठ करें। तब से पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। एक ही जगह स्थापित एक हाथी और एक घोड़े को माई दंतेश्वरी का रूप मानकर पूजा होती है। हर त्योहार की शुरुआत माई की आराधना से होती है और नवरात्रों में तो आसपास के 12 गांव के लोग भी यहाँ पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं। जहां यह दावा किया जाता है कि मां दंतेश्वरी के वास के पास ही एक गड्ढा है जहां राजा साय ने अपना खजाना छिपाया है। खजाने की खोज में आसपास के लोगों के अलावा बाहर से भी कई लोग यहां आए लेकिन नाकाम रहे। साल 2008 में लोहारा के राजा भूपेंद्र सिंह भी देव पांडुम पहुंचे। ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर खजाना निकालने में मदद मांगी। उस समय गांव में केवल 17 परिवार रहते थे। सभी को 1-1 लाख रुपए का लालच दिया गया। ग्रामीणों के इनकार के बाद भी चोरी छिपे खजाना निकालने की कोशिश हुई तो गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ा और भगा दिया। लोग ये भी बताते हैं कि इस कोशिश के बाद राजा को माई दंतेश्वरी का प्रकोप झेलना पड़ा और उनकी मौत हो गई। ये लोहारा वाला राजा ने जो भूपेन हर 3 बार आकर के उसने बस्ती को सलाह लिया कि मेरे को सहयोग दो कि वहाँ के हंडा निकालने के लिए तुमको 17 घर है तो 17 लाख रुपया दूंगा ऐसे करके, लेकिन गांव वाला हम उसको सहमति नहीं दिए। तो फिर अपना उन लोग छुप करके काम किए। छुप कर काम करने के बाद में एक लोग दूसरा तीसरा लोग हमने उसको पकड़ लिए हैं। तो तीसरा लोग पकड़ लिए तो यहाँ से राजा जा करके उधर पर अपना उल्टी दस्त होकर के वो राजा ने खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों की तरह बालोद की बियावान जंगलों में भी कई रहस्य बिखरे पड़े हैं। इसके साथ ही है पर्यटन की अपार संभावनाएं। जरूरत है इसे सहेजे जाने की ताकि सैलानियों को कुदरत को महसूस करने का मौका मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार और इस अनाम जगह को देश के पटल पर चमकने का मौका। इसके ठीक बाजू में यहाँ पर जो गहरा जैसा आप देख रहे हैं, उस गड्ढे में ग्रामीण बताते हैं कि पहले अंग्रेज जमाने में जो राजा महाराजा थे उन्होंने यहाँ पर सोना छुपा कर रखा है, आभूषण छुपा कर रखे हैं और कई तरह की संपत्तियां, अपनी जो संपत्ति होती है उसे छुपा कर रखे थे और उसे तलाशने की भी कोशिश की गई। ये जो मंदिर जो है, मंदिर के ठीक पीछे एक गड्ढा, बड़ा गड्ढा खोदा गया था किसी के माध्यम से, जिसे ग्रामीण जब इधर इस रास्ते से सफ़र करते हैं इसके कारण से उस गड्ढे को ढक दिया गया है, बंद कर दिया गया है ताकि ग्रामीणों को किसी तरह से समस्या ना हो। कई बार इसको तलाशने की कोशिश की गई। यहाँ पर जो जेवरात जो छुपा कर रखे गए थे राजा महाराजाओं ने, उसे कई बार तलाशने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक के नाकाम रहे। अब तक किसी ने ढूंढ नहीं पाया है। यही वजह है कि सोने और आभूषण और जेवरात को छुपाने के लिए यहाँ पर राजा महाराजा ने यहाँ पर जो है मंदिर तैयार किया था। और मंदिर पहले केवल छप्पर का हुआ करता था और खपरेल युक्त हुआ करता था, जिसे ग्रामीणों ने अपनी आस्था मानकर इसे शीट के माध्यम से इसे तैयार कर दिया है ताकि किसी तरीके की समस्या पूजन अर्चन में न हो। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, बालोद। और अब दुर्ग से मिल रही है बड़ी खबर। म्यूजिशियन हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। कुख्यात मोटिवेशन गैंग का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। गैंग ने पैसे के विवाद में म्यूजिशियन की हत्या कर दी थी। अब तक इस एक गिरफ्तारी के साथ अब तक 9 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। स्मृति नगर चौकी का यह पूरा मामला है। 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। म्यूजिशियन की हत्या का यह पूरा मामला है दुर्ग का, और एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मोटिवेशन गैंग के ये सभी सदस्य हैं। विवाद इनका हुआ था, पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद म्यूजिशियन की हत्या कर दी गई थी। अब तक 9 गिरफ्तार, तलाश जारी।